please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 13 अंक मजबूती के साथ शुरुआत की है। निफ्टी ने 80 अंक मजबूत खुलता हुआ सेंसेक्स, तो ये है पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बाजार में खुलते ही। और देख लेते हैं आगे किस तरह का रुझान बताएं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है, 20 अंकों का नुकसान वहां पर दिख रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1/3% मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्या है मजबूत और क्या है कमजोर वो बता दें। 2.5% की मजबूती दिख रही है। मारुति में टॉप गेनर है। वेदांता 1.5% मजबूत है, 1% मजबूत हिंडाल्को का शेयर। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो 1% से ज्यादा मजबूत है। वहीं कमजोरी के लिहाज से लंबी लिस्ट है। भारतीय एयरटेल 3% नीचे है और एक डाउनग्रेड आया है भारतीय एयरटेल पर। 555 रुपए का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने 620 से घटाकर, उसकी वजह से भारतीय में है नुकसान। डॉक्टर 3% कमजोर है, हालांकि सीएलएसए का टारगेट अच्छा है, लेकिन बाकी टारगेट डॉक्टर के लिए काफी खराब आते हुए क्रेडिट स्विस ने 1865 का टारगेट दिया, उसका असर दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 1% कमजोर है, लेकिन कमजोरी की लिस्ट में 2 ही स्टॉक है, भारतीय और डॉक्टर, और मजबूती की लिस्ट में मारुति, वेदांता, हिंडाल्को। अब एसबीआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते आप देखिए एसबीआई के बड़े छाल से बैंक निफ्टी हरी निशान में आ चुका है। 27,500 के अहम लेवल की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में तेजी बेहतरीन होती हुई दिख रही है, वहीं पर फोकस कीजिए। 0.5% मजबूत हो चुका है और निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर फोकस कीजिए। 11,110 का जो हाई है 11,104 तक हम पहुंच चुके हैं। लाइफ टाइम हाई से महज 10 अंक दूर है, तो बेहद नजदीक वहां पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ करें फोकस। डॉक्टर सबसे बड़ा लूजर है 3%, उसके पीछे डीवीज और भारतीय एयरटेल 2% नीचे गिरते हुए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 4% मजबूत, हिंदुस्तान जिंक 3% मजबूत है। स्ट्राइड शासन की एक दवा को मंजूरी मिली है यूएस एफडीए से, 3% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। कैनफिन होम्स पर अच्छी रिपोर्ट्स हैं, 2% की मजबूती यहां पर दिख रही है। कोलगेट, हिंदुस्तान और साथ ही मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो दमदार तेजी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त अपनी पारी की। तो ये है बाजारों का शुरुआती रुझान और दमदार तेजी बाजारों में बनती दिख रही है। 250 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में है और निफ्टी लाइफ टाइम हाई हिट करने की तैयारी में महज 5 अंक दूर। बिल्कुल, और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स देखिए कमजोर होते हुए, इसके साथ साथ आइडिया में भी कमजोरी देखने को मिली। तो टेलीकॉम पैक वीक होता हुआ, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब टॉप 3 एफएनओ लूजर्स में दोनों ही नाम शामिल हैं और कमजोरी देखने को मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन में भी। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों में दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब आप देखिए ऑल टाइम हाइज बनाने के मूड में भारतीय बाजार और वेदांता जैसे स्टॉक्स। मारुति देखिए 2% और इस बीच नया हाई बन चुका है हेमंत, 11,111 1111 ये है नया लाइफ टाइम हाई। 11,111 ये आ चुका है स्क्रीन पर फाइनली। आज 24 तारीख के बाद आज फिर से भारतीय बाजारों ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो इतिहास का सबसे उच्चतम स्तर है। सेंसेक्स में 36,268 का लाइफ टाइम हाई है, उससे थोड़ा सा हम दूर हैं। बैंक निफ्टी पर भी बता दूं क्या एक नया लाइफ टाइम हाई बना है, 27,522 का लाइफ टाइम हाई था। जी नहीं, उससे 4 पॉइंट हम दूर रहे हैं। 27,518 का हाई बनाया, लेकिन निफ्टी ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। सबसे पहले जबरदस्त शुरुआत हफ्ते की इस सीरीज की, खुलते ही ऑल टाइम हाइज फिर से लगते हुए। तो जो ग्लोबल बाजारों की तेजी थी वो काम करती हुई और खुलने के बाद देखिए क्या तेजी बनती हुई। 200 पॉइंट ऊपर अब सेंसेक्स से डबल सेंचुरी मारता हुआ। मिड कैप इंडेक्स देखिए यहां पर 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ। तो बहुत ही शानदार शुरुआत। जनरली मार्केट्स इतने बड़े इवेंट में देखिए बुलिश होते हुए जा रहा है। प्री बजट रैली पिछली सीरीज में देखने को मिली और वो कंटिन्यू होती हुई बजट के बढ़ते हुए आगे। बिल्कुल, तो वागले साहब निफ्टी खरीदा जाए इसी वक्त तुरंत? अनिल जी ब्रेकआउट है ना? हाँ, बिल्कुल खरीदा जाए। एक 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 120 पॉइंट 1:2 का सेटअप बनता है अगले 3, लेकिन ये ट्रेड स्पेसिफिक आज और कल या मे भी 3 दिनों तक है। तो नजर रखिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी तेजी हो सकती है। सच्चिदानंद जी बताइए कितनी और बढ़िया रैली बनेगी आज? जी बिल्कुल, इनफैक्ट 27,500 एक अहम लेवल है, इसके ऊपर सस्टेनेंस के काफ़ी ब्राइट चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। 27,880 तक की एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो आई थिंक यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस होगा अराउंड 27,340 का। एंड डेफिनेटली जिस तरीके से वापस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक 800 तक की एक रन यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और बेहतरीन खरीदारी आज बाजार में देखने को मिल रही है। मजबूती बेहतरीन होती हुई दिख रही है। 11,122 ये है अब वो लेवल जो आपको नजर आएगा इस वक्त। स्टॉक्स जो कमजोर दिख रहे हैं, भारतीय एयरटेल, सचिन बताएं क्या ट्रेड लिया जाए इस वक्त? कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। भारतीय आइडिया
दोनों में से कोई शॉर्ट कैंडिडेट है आपके लिए? देखिए काफ़ी कमज़ोर रहा है भारतीय एयरटेल, पर जिस तरीके से लास्ट 3 दिनों का डेटा अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ लग रहा है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है तो मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूँगा। इनफैक्ट 440 के आसपास थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है तो आई थिंक यहाँ पर 430 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशंस बनाने की राय दूंगा मैं। भारतीय आइडिया सारे के सारे कमज़ोर हैं। बागले साहब, भारतीय आपको भी वीक लग रहा है? दोनों में मैं आइडिया के साथ जाऊँगा। Okay. मोमेंटम ज़्यादा आइडिया में है, ये नहीं कि भारतीय स्ट्रांग है, भारतीय भी थोड़ा सा डाउन साइड है। आइडिया अगर 90 ब्रेक कर जाता है तो फिर मैं 84-85 की बात करूंगा, तब वीकनेस ज़्यादा मोमेंटम पकड़ेगा। ओके, तो चलिए ये है राय आपके लिए भारतीय और आइडिया में। देखिए बाजार मजबूत तो खुला है, लेकिन बैंक निफ्टी 27,500 के आसपास रुक रहा है। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ एक्शन होता है, लेकिन उससे पहले जो SBI मजबूत होता दिख रहा है। वागले साहब, SBI के चार्ट देखिए, क्या यहाँ कोई संकेत है खरीदारी करने के? माइल्डली पॉजिटिव मैं कहूँगा, इतना मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अनिल जी। 316 का करंट भाव है, मुझे लगता है 320 पार करेगा तो ही स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब 4 रुपए के लिए 1% के लिए ट्रेड नहीं बनेगा। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन दोनों पर नजर रखिए। बहुत ही जबरदस्त तेजी जिंक के दामों में देखने को मिली है और देखिए वो हिंदुस्तान जिंक में भी नजर आ रही है। इक्विटी में ये स्टॉक FNO का टॉप 3 गेनर्स में और वेदांता देखिए टॉप 10 गेनर्स में। क्या ज्यादा अच्छा लगता है चार्ट पर इन दोनों में आपको? दोनों बढ़िया हैं। मैं वेदांता के साथ जाऊंगा। इनफैक्ट आपने पहले मॉर्निंग में ही जिक्र किया था इसका, तभी मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे हिंदुस्तान जिंक में मोमेंटम है, बट जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो मोमेंटम चाहिए, वो आज मुझे वेदांता में दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ अभी 2% ऊपर है, तो मुझे लगता है ये 365 तक जा सकता है आज और कल में। करंट भाव है 355, 352, 1% की रिस्क ले। अपसाइड में 7 से 8 रुपए अपसाइड मिलनी चाहिए। सचिन जी, आप भी बैटिंग करेंगे वेदांता में? एब्सोल्युटली सर, आई थिंक जिस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप हुई है, मेरा टारगेट होगा अराउंड 370 तक का। इनफैक्ट ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जिस तरीके से ओपनिंग हुई है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, तो आई थिंक यहाँ पर एक सस्टेनेबल मोमेंटम लग रहा है। 370 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं अगले कुछ दिनों में। ओके, इस बीच सेंसेक्स ने भी नया हाई तो बनाया है 36,284 का। वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आया एक्चुअली, कहीं न कहीं अंदर से बनकर आया, तो बना तो है। आंकड़ों के लिहाज से तो अब 36,284 ये नया हाई हो गया है सेंसेक्स पर। बैंक निफ्टी पर 27,522 का वही आंकड़ा है, वो अब हाई का आंकड़ा माना जाएगा। निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए अब नया लाइफ टाइम हाई जो बन चुका है वो है 11,123 का। एक स्टॉक जो बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहा है, आज सुबह सुबह पहला एक्शन जो नज़र आ रहा है जहां पर लगता है कि तेजी की संभावना बन सकती है, वो है बायोकॉन। बायोकॉन के लिए कुछ अच्छी खबरें भी मैं पढ़ रहा था, बायोकॉन के लिए खबर भी आती हुई देखिए। मैं खबर एक बार ढूंढ कर बताऊं उससे पहले, ताकि इससे पहले कि स्टॉक तेजी से भागे। 4% सीरीज की शुरुआत में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में 2.5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम्स आते नजर आ रहे हैं, 3.25 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। वागले साहब, परफेक्ट पैटर्न है इंट्राडे तेजी करने के लिए? अनिल जी, परफेक्ट है। 666 का मेरा टारगेट होगा। करेक्ट, मतलब यहाँ से लगभग 28 रुपीज़ अपसाइड, मतलब हम 3 से 5% की अपसाइड तेजी 1 से 2 दिन में भी, आउटर साइड 3 दिन। और करंटली 633 का भाव है, 627 का स्टॉप लॉस होगा। मतलब फाइनेंशियल्स में ये परफेक्ट बैठता है। 1% रिस्क, 3 से 4% अपसाइड। ओके, तो मैं बता दूं, हाँ अच्छा, हाँ सचिन से पहले एक बार बताइए ना सर। जी बिल्कुल, आई थिंक 622 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी एक सस्टेनेबल मोमेंटम नज़र आ रहा है। 665, 666 के आसपास एक ये पर्टिकुलर लेवल ओपन हो सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर मेरी भी सलाह तेज़ी की होगी। ओके, तेजी की। और राय इस खबर जो है वो बता दूं, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने यहाँ पर माइलेन और बायोकॉन जो इन दोनों का जॉइंट वेंचर, उसके लिए एक अच्छी खबर दी है। उनकी एक पॉजिटिव ओपिनियन आई है इंसुलिन और ग्लेग्रिन की दवा के लिए। उन्होंने कहा कि इनके मार्केटिंग की अथॉरिटी बायोकॉन और माइलेन को दी जा सकती है, इसकी रिकमेंडेशन दी है। इस खबर के दम पर स्टॉक में अच्छी तेजी होती दिख रही है। तो अविनाश जी से भी फिर फंडामेंटल राय ले ली जाए। ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से जो खबर आई है, कैसे देखते हैं आप? बायोकॉन तो खबर के दिन, जिस दिन खबर आ जाए बस इसको तो वही चाहिए ट्रिगर भागने के लिए। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली न्यूज़ पॉजिटिव है। हालांकि इसका इम्पैक्ट अनिल जी आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट सेंटिमेंटली डेफिनेटली एक बड़ा बूस्टर है। हमको लग रहा है कि FY19 और FY20 में होपफुली इसकी अर्निंग्स की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मार्केट कीनली अवेट करती है। कोई भी रेगुलेटरी रिलेटेड कोई न्यूज़ फ्लो आता है तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक खरीदने का मौका बनता है। बट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन, शॉर्ट टर्म में ज़रूर ऊपरी लेवल पे एक बार
शायद स्टॉक थोड़ा सा बिकवाली देखेगा, बट लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बिल्कुल, तो बायोकॉन बढ़िया शेयर, इस पर रखिए नज़र और अच्छी तेजी देखिए देखने को मिल रही है। मारुति 2% ऊपर, देखिए बड़ी टिकट साइज के शेयर। आयशर मोटर 1.5% मजबूत। MRF ये भी मजबूती के साथ भागता हुआ, तो ये 4 से 5 डिजिट वाले शेयर ज़बरदस्त प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। TCS में भी देखिए 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। वागले साहब, एक शेयर है छोटा BPL, ये इस पे चार्ट देखिए, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अच्छी रैली बन रही थी इस स्टॉक में। आज फ्लैट है, क्या तेजी बन सकती है इस स्टॉक में? चार्ट पैटर्न्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं? मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ लगाने की बात भी निकल कर आई है। ये देखिए 7 दिन में 7-8% की तेजी बनी है। क्या अच्छा लगता है आपको ये शेयर चार्ट्स पर? हेमंत, ये 117 अगर क्रॉस कर जाता है, मतलब इमीडिएटली तो मैं 117 तक की मोमेंटम की बात करूंगा। 117 118 के पार निकल जाता है तो पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव होगा। फिर हम वो जो 15-20% वाली जो मूव, हम फिर मैं 140 तक की बात करूंगा। फिलहाल 4-5 रुपए अपसाइड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसको क्रॉस करना जरूरी है। जेके पेपर, ये कैसा लगता है? इस पर भी राय दीजिए, क्योंकि पेपर शेयरों के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आई है कि सरकार कह रही है कि यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ने इनिशिएट कर दिया है अपना कामकाज, ये भी मजबूत है। इन सारे पेपर शेयरों में ये बढ़िया नाम भी है जेके पेपर। हेमंत, इसमें पैटर्न में कोई ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब आज के लिए न्यूज़ है तो पॉजिटिव हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये 150-152 क्रॉस करके क्लोज होगा, सस्टेन होगा, तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए ऊपर के लेवल पर। लेकिन एक स्टॉक जो काफ़ी तेज़ दौड़ लगा रहा है वागले साहब, पीवीआर देखिए। अच्छा, पिक्चर किसी ने देखी क्या वीकेंड पे पद्मावत? हिम्मत नहीं हुई जिस हिसाब से आपने देखिए तोड़ फोड़ के कैसी है? ओके, अच्छा। पैसे कितने दिए? 300 रुपये। 300 तो सस्ते में निपट गए आप तो फिर, क्योंकि 1500 रुपये तक की टिकट चल रही थी। और हम शुक्रवार को भी बात कर रहे थे, गुरुवार को कि पद्मावत के पहले पीवीआर में अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आज देखिए स्टॉक में एक्शन तो दिख रहा है, 2.5% की मजबूती है, 3-4% ओपन इंटरेस्ट बना है। खरीदेंगे वागले साहब इन लेवल पर? आई थिंक पद्मावत का अगर ये इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट तो उसी का है, क्योंकि 1550 रुपये के हर्षदा ने बताया था टिकट हाईएस्ट देखी थी। 1550 रुपये में कौन देखता है? अनिल जी, ये स्टॉक में जब मोमेंटम पकड़ता है, गजब का, मतलब वन वे, मुझे लगता है ये 1600 के पार जाना चाहिए। तो लेकिन आज इसमें इंट्राडे कॉल मत लीजिए, टेक अ पोजिशनल व्यू, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस में 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 125 रुपए का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप में भी एक हफ्ते के व्यू से शायद ये मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, 1650 भी जाएगा। आपने देखी सर मूवी? नहीं, अभी तक देखी। तो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन अभी आना बाकी है इसका। मेरा भी भाई। आपका भी? आपने भी नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। आप तो राजस्थान की साइड। हाँ, लेकिन तो पहले देखनी चाहिए। मैं तो आपको पता है ना, मैं तो पहले सारी ओपिनियन इकट्ठी कर लेता हूं, फिर देख लेता हूँ कि वाकई में टाइम और पैसा दोनों खर्च करना है कि नहीं करना है। अभी जैसे सचिन जी ने बोल दिया तो मैंने थोड़ा ब्रेक लगा दिया, अब सोचूंगा वापस। तो जब तक कि सबकी ओपिनियन ना आ जाए कि बहुत अच्छी, तब तक मैं जनरली जाता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए पीवीआर का स्टॉक पिछले हफ्ते 1500 के ऊपर निकल गया, और ये ऐसे शेयर हैं जहाँ पर CLSA जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी समय से बेहतरीन तेजी की बात कर रहे हैं, और वो सारे टारगेट्स उनके हासिल होते हुए नज़र भी आए हैं। तो पीवीआर पर रखिए नज़र। आज कमज़ोरी के साथ दरअसल डॉक्टर रेड्डीज कारोबार कर रहा है, और कमज़ोरी और बढ़ती जा रही है। 3% नीचे, डिवीज़ लैब 1.5% नीचे, बकरांगी जहां खराब खबरें थी 4% नीचे ये शेयर भी कारोबार करता हुआ। और पोलो माइक्रो, ये सर्किट खुला जरूर, लेकिन खुलते ही फिर से लगने की तैयारी में है, 5% नीचे। देखिए हमने सही वक्त पे बता दिया लोगों को, निकल जाइए भाई। चलिए एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में, उस पर फोकस किया जाए। कैनफिन होम्स बड़े दिनों बाद एक्शन में आया है स्टॉक। ये कैनफिन होम्स में देखिए 2.5% के आसपास की मजबूती बनती हुई दिख रही है। स्टॉक एक्शन में थोड़ा आता दिख रहा है, और उसकी वजह बता दूं मैं आपको। नहीं, पहले वजह बताऊं, पहले वजह बता देता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते कंपनी ने मुलाकात की है कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स से। HDFC, कोटक बैंक, RBL, बैरिंग्स, वारबर्ग, पिनकस, ये सारे वो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं जिनके साथ कंपनी ने मुलाकात की है, और शायद उस मुलाकात का असर है कि स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। चार्ट तैयार है वागले साहब, बताइए खरीदा जाए इस लेवल पर? अनिल जी, 480 तक के पोजिशनल व्यू के लिए खरीदा जा सकता है। 480, यहाँ से 20-25 रुपए, ठीक है। ओके, मतलब ये 2 से 3 दिन का व्यू बनता है, बट फिर भी मैं इसको ये रेंज बाउंड ही मानूंगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ 500 के ऊपर ही आएगी। और ऑन द डाउन साइड मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 445 ब्रेक होगा, सो 445, 480 ये रेंज होगी। आपकी राय सचिन इस स्टॉक पर कैनफिन?
काफ़ी सिमिलर है, इनफैक्ट एक रेंज बाउंड एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, अराउंड 480 485 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड नीचे अगर देखें तो 435 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक इस पर्टिकुलर दायरे में ही थोड़ा सा ऑस्किलेशन हो सकता है। तो सचिन जी, आपकी राय के बाद बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया है, 27,522 के ऊपर निकला है। और ये देखिए क्या तेज़ी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। वागले साहब, अब अगला टारगेट बताइए बैंक निफ्टी का क्या है? थोड़ा सा हेमंत, निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू तो पॉजिटिव ही है। बृहस्पतिवार को मॉर्निंग बैंक में निफ्टी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था बिल्कुल, बैंक निफ्टी के मुकाबले। मेरा तो 28,200 का थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। क्यों सर? मुझे लगता है कि बजट के पहले ये टारगेट आ सकता है। तो आपने जब 26,200 का बोला था तो मैंने हमने 27,000 बोला था। 26,800 बोला, हमने कब बोला कि अनरियलिस्टिक? आपको लगता है तो बोलिए ना, कितना लग रहा है आपको? 28,200 100-200 के आसपास कल ना? 3 दिन तक, जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी 1 तारीख से पहले। 1 तारीख से पहले, मतलब 1 तारीख को 11 बजे तक, 12 बजे तक, या 11 बजे, 11 बजे से बजट उसके पहले उधर यूफोरिया हो के फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो मैं कह नहीं सकता। बट यहाँ से 500 पॉइंट की अप मूव बैंक निफ्टी में दिखती है। वाह, हाँ, तो ऐसा बोलो ना, आप डर क्यों रहे हो? लाइफ टाइम हाई बना रहा है भाई, रोज रोज बैंक निफ्टी। पिछले हफ्ते 4 दिन बनाया है और पिछले हफ्ते 3 दिन निफ्टी ने हाई बनाया। आज देखिए, अब पहली बार 36,300 के पार निकला है। सेंसेक्स 258 अंकों की शानदार मजबूती है। निफ्टी 11,133 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक अच्छी बात, एक और जो अच्छी दिख रही है मुझे अहमद, देखिए 0.1% ऊपर है सेंसेक्स, 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है निफ्टी, 1/3% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स और 1/3% ऊपर है बैंक निफ्टी। तो मिड कैप से ज्यादा मजबूत है निफ्टी, निफ्टी से ज्यादा मजबूत है सेंसेक्स। यानी कि जो खरीदारी हो रही है वो दिग्गज क्वालिटी अच्छे शेयरों में हो रही है, ये ज्यादा अच्छा संकेत मिल रहा है। तो इससे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आता है। एक और स्टॉक जो मैं सुबह से नजर बनाया था, मैं सोच रहा था कि कब पूछूंगा इसको, रडार पे मेरे था, लेकिन मैं एक्शन का इंतजार कर रहा था, और वो है अदानी एंटरप्राइजेज, जो वागले साहब ने रिकमेंड किया है ना वागले साहब? अब आपका स्टॉक एक्शन में आ गया और ये खरीदारी करने का एकदम परफेक्ट लेवल है। आप और सचिन जी दोनों लगा दीजिए जरा मोहर, बताइए क्या एंट्री कर ली जाए इस लेवल पर? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये 240 तक जाने की तैयारी है? अनिल जी बिल्कुल, मेरा व्यू तो पहले ही जाहिर है। मैंने इनफैक्ट इंट्राडे टारगेट दिया था, उसको मैं थोड़ा सा सेव करने के लिए 1 से 2 दिन अगर बात करूं तो 245 तक की मैं बात करूंगा। करेक्ट। और पोजिशनल व्यू में मुझे हमेशा ज़्यादा कंफर्ट रहती है। 213 मतलब 5 रुपये की आप रिस्क ले रहे, 20-22 रुपये अपसाइड आपको प्री बजट मतलब 3 दिन में मिलना है। जरा आप जब तक सचिन जी बताएं तब तक जरा देखिए हम पिछले हफ्ते किस लेवल से रिकमेंड करें। मेरे ख्याल से 170-75 के आसपास। पिछले हफ्ते में था नहीं। हाँ, अरे उसके पिछले जब आप थे तब की बात हो रहा। हाँ, हमने तो आपके चार्ट पे तो आपको देखना है, आपने कब रिकमेंड, सचिन जी बताइए तब तक। 176 हाँ, 170, वही तो बोल रहा हूँ, 176 और 240-250 तक के टारगेट के लिए। डेट और टाइम बोलूं? हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए, तब तक सचिन जी से तो पूछ लूँ मैं एक बार, उनको भी मौका दीजिए, बताइए सर। प्राइस एंड वॉल्यूम आई थिंक दोनों ट्रिगर्स काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट 241 तक की एक मूव आ सकती है यहाँ पर। नीचे में अगर देखें तो 208 तक, जब तक 208 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक ये प्राइस सस्टेनेबल लग रही है। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए 241 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। वाह, 240-41 दोनों के टारगेट सेम आ रहे हैं, गुड, बढ़िया है। और मजबूती तो हो ही रही है। देखिए स्टॉक भागे जा रहे हैं। आज का स्टार परफॉर्मर तो बायोकॉन है, जो आज का पहला स्टॉक सही वक्त पे आइडेंटिफाई हुआ। आज वागले साहब ने एक भी बार बोला भी नहीं कि मैं लेट हुआ हूँ अभी तक। तो स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन मिड कैप शेयर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कमज़ोर है, लेकिन हल्की सी मुनाफा वसूली के संकेत दिख रहे हैं। 1/4% मजबूत है। और अब 4% ऊपर हो गया हिंदुस्तान जिंक का शेयर। और इसकी बात हुई थी हिंदुस्तान जिंक की और वेदांता की। वेदांता भी देखिए 2% मजबूती के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है। सचिदानंद जी, वही सवाल आपसे भी, दोनों में ज़्यादा बेटर आपको क्या नज़र आ रहा है, बताइए। और जिंक के लिए भी अच्छी खबरें हैं और वेदांता के लिए भी अच्छी खबरें हैं। नहीं, वेदांता आई थिंक प्राइस पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया 370 तक की एक मूव यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आई थिंक ऑफ द टू आई थिंक वेदांता काफ़ी बेटर है। वेदांता बेहतर है यहाँ पर। ओके, टाटा स्टील में भी मुझे तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील में पोजीशन बनना शुरू हो चुकी है और अच्छी वाली बन रही है। ऐसा लग रहा है टाटा स्टील अब निफ्टी में टॉप 3 गेनर्स की तरफ बढ़ सकता है आज दिन के दौरान, जिस तरह से शुरुआती कारोबार में इस स्टॉक ने मुंह दिखाया है। खरीदा जाए इस लेवल पर टाटा स्टील? अविनाश जी बताइए पहले आप। हाँ, मेरे ख्याल से जिस प्रकार से एक्सपेक्टेड है कि कंपनी के नतीजे थर्ड क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आएंगे और ऊपर से
जिस प्रकार का एक्सपेंशन इन्होंने अनाउंस किया है, हमको लग रहा है कि टाटा स्टील डेफिनेटली फ्रंट लाइन स्टील कंपनीज़ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कम से कम FY18 के सेकंड हाफ में और FY19 में दिखाएगा। हमको लग रहा है कि जिसी को लंबा व्यू लेना है वो टाटा स्टील में ज़रूर है, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्लेयर है, स्टील के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं और ओवरऑल हमको लग रहा है कि मेटल की जो साइकिल है वो कम से कम 3-4 क्वार्टर्स पॉजिटिव रहेगी। तो उस हिसाब से डेफिनेटली टाटा स्टील में बाई बनती है। टाटा स्टील बढ़िया शेयर। और देखिए सारे के सारे मेटल्स, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, वेदांता, लंबी लिस्ट है मेटल कंपनियों की। JSW स्टील को भी डाल लीजिए इस लिस्ट में, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। NMDC भी देखिए 1.5% ऊपर है। सारे के सारे मेटल माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, लेकिन दो कंपनियां जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, जिसकी वजह से बाजार यहां पर है, वो है HDFC और HDFC बैंक। और कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट लाते हैं आपके सामने और दिखाते हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये दोनों कंपनियां। और आज महत्वपूर्ण दिन है HDFC के लिए। ये देखिए 13 अंक ऊपर की बढ़त केवल एक स्टॉक से आ रही है और वो है HDFC से। और HDFC बैंक भी 8 अंक से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट कर रहा है। L&T तो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाई रहा है पिछले कई दिनों से। HDFC क्या उम्मीदें हैं, कैसे आ सकते हैं आज नंबर्स? आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक आ सकते हैं, बहुत लोन बुक ग्रोथ पे और डिसबर्समेंट्स पे। हमको लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली अच्छे होंगे, लेकिन आगे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी और ओवरऑल जिस प्रकार से अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनी ने भी काफ़ी जोरदार इंटरेस्ट दिखाया, प्लस बजट में एक्सपेक्टेशंस है कि इस सेक्टर को वापस एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, तो हमको लग रहा है कि ये शेयर डेफिनेटली फोकस में रहना चाहिए। और बजट में होपफुली अगर अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो वहाँ से भी ये स्टॉक अच्छा चल सकता है। तो डेफिनेटली ओवरऑल स्पेस एनकरेजिंग लग रहा है और प्लस इनकी काफ़ी सब्सिडरीज है जो आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग दे सकती है। तो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन का शेयर ज़रूर है। और एवेन्यू सुपरमार्ट अब हो गया है 6% मजबूत। वागले साहब, आपने कौन सा टारगेट बताया था, कहा था कि उसके ऊपर निकलेगा तो खरीदना चाहेंगे। देखिए 6.5-7% की तेजी आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स में होती हुई, और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस तो यहाँ पर बुलिश थे। 1600 का टारगेट HSBC ने दिया था। 1600 का टारगेट भी आपके चार्ट्स पर नजर आता है क्या आपको? 1260 के लेवल्स मैंने कहे थे कि उसके ऊपर निकलेगा, मोमेंटम आएगा, और मुझे लगता है कि वेट नहीं करना चाहिए, अभी वो पोजीशन ले लेनी चाहिए। करंट 1246 का भाव है, आप एक 1230 1228 के स्टॉप लॉस से बाय करें। और अगेन इसमें इंट्राडे व्यू ना ले, 3 से 4 दिन या 1-2 हफ्ते के व्यू से काम करते हैं। तो मुझे ये 1350 मतलब 100 रुपये अपसाइड दिखता है, तो 15-20 रुपये रिस्क। तो 100 रुपये अभी बढ़ गया, बात करते करते 100 रुपये और बढ़ सकता है। सचिन जी, आपको भी नजर आता है ऐसा? एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट चलाने वाली कंपनी, और राधा कृष्ण दमानी जी, ये तो जाने जाते हैं अच्छी कंपनियां चुनने के लिए, जिनमें निवेश करते हैं वो भाग जाती है। और ये तो इनकी खुद की कंपनी है जो अच्छे नंबर्स ला रही है, और 10% से ज़्यादा का मार्जिन इस बार आया है। और रमेश दमानी जी इसके चेयरमैन है, समझ बिल्कुल। इनफैक्ट काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में रहा है स्टॉक। इनफैक्ट निर्णायक लेवल होगा अराउंड 1260 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, जो अभी आई थिंक यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ऊपर के लेवल ओपन होते हैं अराउंड 1380 तक के। तो आई थिंक ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पर नजर आ सकती है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए 1200 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, एक स्टॉक शॉर्ट साइड पे भी आ रहा, पूछूं क्या वागले साहब? आपने तो ये भी थे ना 2 कंडीशनल शॉर्ट। हाँ, ओके। तो टोरेंट फार्मा शेयरों में वैसे भी आज कमजोरी है। डॉक्टर 4.5% गिरा हुआ है, टोरेंट 3.5% कमजोर है, 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। क्या दिख रहा है चार्ट पर, बेचा जाए इसे? ब्रेकडाउन है अनिल जी है? मैं नॉर्मली शॉर्ट करने के इसमें नहीं रहता हूँ, लेकिन ये 1402 के जो क्रूशल लेवल ब्रेक किया है इसमें, लेकिन लंबा थोड़ा एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का टारगेट, ये गेम होगा। करंट भाव है 1380, मैं 1340 तक की बात करूंगा ऑन द डाउन। 1340 नीचे, यानी कि कितना बचा है यहाँ से 50 रुपए। हाँ। ओके, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है आपको? उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 1405। पहले आप 5-7 रुपए ऊपर बेचिए, 20 रुपए 15 रुपए की रिस्क लीजिए, 40 रुपए नीचे में मिलने चाहिए, 1 से 2 दिन का व्यू है। तो टोरेंट फार्मा यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए फिसलता हुआ नीचे की तरफ, लेकिन एक शेयर जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो है मारुति का स्टॉक। और हम कह रहे थे कि 4% ये विदेश में गिरा है इस खबर के चलते कि मारुति अब कम रॉयल्टी देगा। और देखिए 4% तो यहाँ पर बढ़ना ही चाहिए। 2% ऊपर खुला और अब ये बढ़ता हुआ 4% की ओर। आपका टारगेट बताइए सचिदानंद जी, क्या नजर आ रहा है मारुति पर हासिल होता हुआ, और 10,000 के पार कब निकलेगा? क्योंकि 10,000 के आसपास कई लोगों ने इसको खरीदा है, और कई लोग हमसे पूछते हैं फेसबुक लाइव पर आप क्या करें, और हम लगातार यही कहते रहते, चिंता मत करिए, ये शेयर वापस अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन है, क्या करेक्शन पूरा हो गया? क्योंकि ये खबर तो बहुत पॉजिटिव है ही। मारुति कितना और ऊपर जा सकता है? 10,000 का पार कब फिर से निकलेगा?
आई थिंक अगर प्राइस पैटर्न पे ही देखें तो 4 हफ्ते का अच्छा ही कंसोलिडेशन यहाँ पर देखा गया था। इनफैक्ट प्राइस सेक्युलर अप ट्रेंड में है एंड अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो एक राइजिंग 3 पैटर्न यहाँ पर रिअफर्म कर रहा है कि पर्टिकुलर ट्रेंड जो है वो काफ़ी सस्टेनेबल है। नीचे के लेवल्स देखें तो 9400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए एंड ऊपर में आई थिंक जैसे ही 9850 9860 के ऊपर सस्टेन होता है तो आई थिंक काफ़ी नए टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अगर किसी की पोजीशन इसमें है तो आई थिंक बनी उनको मेंटेन करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन। बिल्कुल, मारुति जैसा शेयर तो जो बेचता है वो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही होता है, वो इन्वेस्टर भी है क्या? क्यों अविनाश जी, सही है ना? बिल्कुल। हाँ, मतलब इन्वेस्टर होकर अगर 500,000 रुपये से ऊपर नीचे से अगर डर जाए फिर वो इन्वेस्टर ही क्या है मारुति से। तो मारुति तो आप कभी कभी ऐसा प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आज नीचे करे मारुति को तो मैं खरीद पाऊँ, आज नीचे करे, तो वो होना चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक जो थोड़ा कमजोरी की तरफ एक्शन दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा ट्रेड बन सकता है हेजिंग वाला, कि सारे मेटल जो वेदांता, टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक जो मजबूत है उनके सामने एक जेएसपीएल को शॉर्ट क्यों न किया जाए? वागले साहब, इतनी 3 मजबूत के सामने कोई एक शॉर्ट हो मेटल में तो कितना बढ़िया रहे, क्योंकि नतीजों के बाद, और अच्छी बात है कि बैंड से बाहर भी निकल गया ये आज सीरीज़ के पहले दिन, तो शॉर्ट पोजीशन बनने के सारे संकेत हैं मेरी स्क्रीन पर। 12.5 लाख शेयर जुड़ चुके हैं ओपन इंटरेस्ट में, जहाँ से खुला है वहाँ से धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। 2.5% के आसपास का नुकसान है और लॉस किया है कंपनी ने, वो भी तब जबकि 3 महीने में स्टॉक इतना भाग चुका है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस, हालांकि हमने ही बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था एक ज़माने से, लेकिन 350 रुपये इस परफॉर्मेंस पे बनता नहीं है भाव। पहले आप बताएं, फिर मैं अविनाश जी की राय लूँ। शॉर्ट करेंगे तो भी लिमिटेड डाउनसाइड है अनिल जी, 267, मतलब एज अ ट्रेड 3% डाउनसाइड बुरा नहीं है, इंट्राडे मिल सकता है। लेकिन 267 अगर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे ऐसा बताओ, चलो मैं आपसे थोड़ा आसान कर देता हूँ सवाल, अगर बाजार गिरा तो क्या गिरने में आगे रहेगा ये? ये बिल्कुल, तो मैं आप इतने दिनों बाद आए हो ना, तो थोड़ा मुश्किल सवाल मैं पूछ के आसान पूछता हूँ। तो मतलब गिरा तो हेजिंग के लिहाज से परफेक्ट श्योर? परफेक्ट है, परफेक्ट। सचिन जी? थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पे अगर 260 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकनेस आ सकती है, बट ओवरऑल प्राइस फॉर्मेशंस काफ़ी पॉजिटिव है, तो आई थिंक कहीं जाके 265 264 के आसपास थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है। अविनाश जी, जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने हमारे बोलने पे खरीदा, क्या प्रॉफिट बुक कर ले हो? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि आपने काफ़ी पहले इनको कहा था, बट मैं समझता हूँ कि मेटल साइकिल में अभी अपटर्न आई है और इस कंपनी को भी डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से FY19 विल बी अ मच बेटर ईयर, तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही है। चलिए, तो नज़र रखिए, स्टॉक पर बहुत तेज़ी से दौड़ा था और अब करेक्ट होता हुआ हिंदुस्तान जिंक लेकिन 4% की मजबूती दिखा रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पर 313 के आसपास ये पहुँचता हुआ। फोर्टिस हेल्थ केयर, और ये स्टॉक गिर रहा है बहुत तेजी से, 5% कमज़ोर है। बागले साहब, शॉर्ट कर देंगे क्या इसे? अभी वापस 125 रुपये तक के लेवल्स आ सकते हैं क्या? अच्छा, FNO के बैन में ज़्यादातर समय रहता है, इससे पहले फिर बैन में आ जाए, एक बार मौका है क्या बेचने का? हेमंत, वीक तो है, कोई दो राय नहीं है। पिछले 5, 7, 8 दिनों से ये जो 140 से 160 तक बाउंस बैक अपसाइड मूव दिखा है, वो एक ही दिन में निगेट कर रहा है। मैं थोड़ा सा वेट इसके लिए करूंगा कि ऑलरेडी 5% गिरा है, ट्रैप ना हो जाए एज अ ट्रेडर। लेकिन 152 153 ये सही लेवल है, मुझे नहीं लगता ये 157 158। लेकिन एक बात तो पक्की है, गिरावट में खरीदना नहीं चाहिए, और ऊपर में बेचना चाहिए। ये आपको 140 के लेवल्स वापस दिखा देगा। ओके, तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर हम कह भी रहते हैं 160-65 आए तब आप बेच दीजिए, वापस आराम से 135-130 की रेंज में आए तब आप आराम से अपनी शॉर्ट कवर कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड है, 30 रुपये का मूव स्टॉक देता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, तो वो एक सही तरीका है इस स्टॉक को ट्रेड करने का। चलिए, ट्रेडिंग तो चलती रहेगी और हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेकिन बाजार के एक और जाने माने दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ मिहिर वोरा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो है डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। वोरा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहला सवाल तो आपसे बजट पर ही लेना चाहता हूँ, क्या उम्मीदें हैं सर? बजट को लेकर लोग थोड़ा डरे हुए हैं कि कहीं लॉन्ग टर्म आ गया, क्या कुछ होगा, तो क्या ऐसा डर है और आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, आएगा या नहीं? हम तो ये होप कर रहे हैं कि टैक्सेशन के मामले में कोई ज़्यादा टिंकरिंग ना हो, क्योंकि STT तो ऑलरेडी जो हम देते हैं मार्केट में दैट ऑलरेडी अकाउंट्स फॉर सम टैक्स कलेक्शन, इट्स ईजियर टू कलेक्ट। तो ये कैपिटल गेन्स की बात जो आती है हर बजट के पहले, ये स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, सो आई थिंक आई वुड अवॉइड स्पेकुलेटिंग ऑन दैट।
बट जो बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट जो ईगरली वेट कर रही है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर टारगेट करेंगे वो क्या 3.3 3.4 से ज्यादा होगा या 3.1 3.2 के करीब होगा. दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर टू सी बिकॉज बॉन्ड मार्केट्स काफी नर्वस थी काफी दिनों से और अभी भी बॉन्ड यील्ड्स काफी ऊपर चल रहे हैं इंडिया के कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है जो कि ओवरऑल इकोनॉमी और इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों मार्केट्स के लिए काफी इम्पॉर्टेंट एक जो है डेटा पॉइंट मार्केट वेट कर रही है. और अगर सर ये 3.2 और 3 के बीच आता है और लोअर एंड 3 के आसपास आता है तो क्या आप उत्साहित होंगे और फिर कितनी तेजी और देखने को मिल सकती है? क्या एक पोस्ट बजट रैली भी बन सकती है इस आंकड़े के चलते? और मानकर चलें कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं आता है हर बार की तरह जो बातें पहले हो जाती हैं उसके बाद ये रिलीफ बनता है तो फिर क्या पोस्ट बजट रैली की भी तैयारी करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? थोड़ी बहुत रिलीफ ब्रेक तो आ सकती है क्योंकि एज आई सेड एक्सपेक्टेशंस ये है कि 3.4 के आजू बाजू जो है करीब FY19 का नंबर होगा फिस्कल डेफिसिट का. लेकिन अगर गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है कि GDP ग्रोथ रेट अच्छा होगा और टैक्स कलेक्शन के अजम्पशंस थोड़े टैक्स कलेक्शन ग्रोथ के अजम्पशंस हायर लेवल पे रखें और डाइवेस्टमेंट के जो टारगेट्स हैं FY19 के वो भी हायर लेवल पे रखें तो शायद ये लोअर नंबर फिस्कल डेफिसिट का आ सकता है जिससे मार्केट को थोड़ा एक और 1-2% का अपलेग मिल सकता है. अच्छा, बहुत लोगों को सर डर लग रहा है कि बाजार बहुत तेजी से भाग गए, ज़्यादा भाग गए. क्या वाकई में हमारे बाजार ज़्यादा भागे हुए हैं और डरने की ज़रूरत है? और क्या पैसा तो सबका बन ही रहा है नेचुरली, लाइफ टाइम हाई पे है बाजार, तो क्या बजट के पहले पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का कर लें, मुनाफा वसूली कर लें या बने रहे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं? नहीं, वैल्यूएशंस जिस तरह से वो कंफर्ट लेवल नहीं दे रहे हैं खास करके मिड और स्मॉल कैप्स में तो वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल हाइज पे ही है नॉट ओनली इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट आल्सो इन देयर प्रीमियम टू लार्ज कैप्स. तो एक रैशनल कॉशियस स्टॉक पिकिंग अप्रोच जरूर लेना चाहिए, न कि अक्रॉस द बोर्ड रैंडमली कोई भी स्टॉक ले लें. फंडामेंटल और वैल्यूएशन का जो इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वो तो जरूर रखना ही चाहिए. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एज अ फंड इज गोइंग मोर स्टॉक स्पेसिफिक. जो पोर्टफोलियो है एज ऑफ नाउ थोड़ा लार्ज कैप की ओर ज्यादा टिल्ट किया हुआ है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स एंड बेसिकली टेकिंग वन स्टॉक एट अ टाइम वेयर वी स्टिल सी सम कंफर्ट इन वैल्यूएशंस. अच्छा सर, एक और चर्चा हो रही है बाजार में इस बार कि ब्याज दरें घटेंगी नहीं, इस साल बढ़ेंगी. अब अगले हफ्ते RBI की पॉलिसी भी है, बजट के बाद अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट. आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप किस कैंप में हैं? इस साल क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉलिसी के लिए हम तो RBI से एक्सपेक्टेशन यही कर रहे हैं कि होल्ड पे रहेंगे. बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जो स्टांस है जो सितंबर अक्टूबर से काफ़ी हॉकिश हो गई है वो स्टांस में कोई चेंज आता है कि नहीं. ऑयल प्राइसेस लास्ट 2-3 महीने में फर्दर अप गए हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड डाइवेस्टमेंट कलेक्शंस जो हैं वो काफ़ी हेल्दी रहे हैं. तो ये दोनों बैलेंसिंग इम्पैक्ट जो है उनको RBI कैसे ट्रीट करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो RBI का रवैया बेसिकली जो है नॉट ओनली द एब्सोल्यूट रेट हाइक जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एटलीस्ट एक या 2 क्वार्टर के लिए हम लोग होल्ड पे RBI रहेगी ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं. बट मोर इम्पोर्टेंट जो उनका जो टेक्स्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, डायरेक्शन है मार्केट को, वो काफ़ी मायने रखता है. तो ये है. अच्छा सर, बजट के पहले खरीदारी करनी हो तो फिर कौन से सेक्टर्स आपको ठीक दिख रहे हैं इस वक्त जहां पर थोड़ा मौका बनता है निवेश करने का? देखिए, बजट के पहले निवेश करना माने काफी शॉर्ट टर्म कॉल हो जाएगा एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ स्पेकुलेटिंग ऑन व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द बजट. के लिए सर ऐसा मतलब काइंड ऑफ अ ट्रेड दैट वी टिपिकली इन्वेस्टमेंट तो लंबे टाइम के लिए ही करना है लेकिन अगर बजट के पहले पैसा डालना हो तो वैसा. हाँ. नहीं, देखिए, ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट थीम इंडिया की पिछले 2 टाइम से यही रही है कि कंजम्पशन जो है उसमें ऑटोमोबाइल्स भी आ गया, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs भी आ गए, उसमें आप देखें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो पेंट्स वगैरह सेक्टर है वो सेगमेंट्स है, बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट है. तो ये सेगमेंट्स तो काफी अच्छी तरह से स्ट्रक्चरली परफॉर्म कर ही रहे हैं एंड गवर्नमेंट लिंक स्पेंडिंग है वो कंटिन्यू रहेगा. तो हमें ये लग रहा है कि कंजम्पशन एज अ थीम एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ थीम विल कंटिन्यू टू बी द ड्राइवर्स फॉर FY19 इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द बजट. अच्छा सर, अब तक जो नतीजे आए हैं कंपनियों द्वारा उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं?
या आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़िया आए हैं? अर्निंग सीजन अब तक का किस तरह से समाप्त करेंगे आप? अर्निंग सीजन सो फार हैज बीन पॉजिटिव। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो अभी तक एनकरेजिंग है। इवन जो सर्टन कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं उन्होंने भी रिजल्ट्स ठीक दिए हैं। सो फार द अर्निंग सीजन सीम्स टू बी ऑन ट्रैक एज पर एक्सपेक्टेशंस। अर्निंग सीजन तो ठीक ही चल रहा है अभी तक, तो उम्मीद के मुताबिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और स्टॉक जिसपे मैं सचिन आपसे राय लेना चाहता हूँ वो है NIT टेक। जरा इसमें को देखिए क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 18% बढ़ा है सीरीज के पहले दिन, लगभग 3 लाख शेयरों का। ये किस तरफ जाएगा, ऊपर या नीचे? आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट होगा मेरे को भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा आप ही को पूछूं कि ये पोजीशन तो बनी जा रही है, प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, तो अब ऊपर मेरे ख्याल से पुराना इतिहास देखेंगे 5-7-10 दिन का तो ऊपर की तरफ दिखेगा, लेकिन कहीं ऊपर में थकने के भी संकेत लग रहे हैं ना। एग्जैक्टली, आई थिंक अभी तक। अच्छा, तो एक काम करें, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए सवाल। किस लेवल के ऊपर निकलेगा तो तेजी हो जाएगी, किस लेवल के नीचे मंदी हो जाएगी, वो बता दीजिए। आई थिंक तेजी में ऑलरेडी है स्टॉक अगर देखा जाए तो, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आई थिंक 920 एक हर्डल है, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा सस्टेन हो जाता है तो एक कंटिन्यूएशन दिखाई दे सकता है। बट आई थिंक नीचे में 870 875 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आई थिंक इन दोनों लेवल्स को अपने स्क्रीन पे रखना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है आई थिंक पोजीशन तभी बनानी चाहिए। NIT टेक्नोलॉजीज पर ये रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों में। आप देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक दिखाता हुआ, और मेटल कंपनियों में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। वोरा साहब, मेटल सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? ग्लोबली बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ रही है मेटल कंपनियों में, क्या ये कंटिन्यू रह सकती है इस साल 2018 में? जी हाँ, हमारा स्टांस तो बुलिश रहा है काफ़ी टाइम से। मोस्ट ऑफ लास्ट ईयर हम बुलिश रहे हैं मेटल्स पे। लेकिन ये जो लास्ट 2 या 3 महीने की जो तेजी है मेटल्स बाजार में, मेटल्स और मेटल स्टॉक्स दोनों में, ये चाइनीज कैपेसिटी शटडाउन की वजह से हुई है, जो विंटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि फरवरी एंड तक जब विंटर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोडक्शन कट किया गया था वो बैक ऑन स्ट्रीम आता है कि नहीं, और क्या हद तक ऑन स्ट्रीम आता है। और ये इंडिकेशन लेके जो चाइना का जो रवैया रहेगा, ये इंडिकेशन लेके फिर हम फ्रेश कॉल लेंगे। सो लास्ट 1-2 महीने में हमने ओवरवेट स्टैंड तो रखा है, लेकिन पोजीशंस ऐड नहीं की है। ये हम नया फ्रेश कॉल लेंगे आफ्टर फरवरी। चलिए, ये है अचानक से गिरने लगे। आप देखिए PNB जैसे स्टॉक, कैन बैंक भी नीचे आया, कैनरा बैंक, सारे के सारे PSU बैंकों में अचानक से कमजोरी देखने को मिल रही है। IDBI बैंक देखिए क्या तेजी से फिसलता हुआ दिख रहा है। करेक्ट। और उस दिन भी ये खुले तो मजबूत थे बृहस्पतिवार को, लेकिन ऊपरी स्तर से हल्के होने लगे थे, वापस आखिर में फिर बढ़ गए वो थोड़ा। उस दिन तो वीकली एक्सपायरी ये सब झंझट थे ना, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी हो गई। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, पोजीशन भी बन रही है, हेक्सावेयर। मुझे लगता है जाते जाते अगर किसी एक स्टॉक पर बचे हुए समय के लिए फोकस करना चाहिए तो वो हेक्सावेयर हो सकता है। जरा हेक्सावेयर पे देखिए अगले साहब, कुछ बड़ी तेजी के संकेत आ रहे हैं क्या? क्योंकि स्टॉक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सेकंड नंबर पे है NIT टेक के बाद में, 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, 2% स्टॉक मजबूत है, और जहाँ खुला वहाँ से धीमे धीमे बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तेजी करेंगे अनिल जी? जब आपने NIT टेक की बात की तभी मेरे रडार पे हेक्सावेयर, मैं भी तभी देखा मैंने भी। हाँ, और इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बहुत धीमे आता है। नहीं, इसमें आज बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, आपको स्टॉप लॉस बिठाना 10-12 रुपए के पहले, मतलब 3% स्टॉप लॉस डे ट्रेडर के लिए काफ़ी बड़ा होता है। वो एक ही तकलीफ है। लेकिन आपका जो स्पॉटिंग है वो बिल्कुल सही है। अगर ये 395 के पार निकलेगा, जो मूव NIT टेक ने पिछले 8-10 दिनों में दी है, ऐसी वाली मूव ये दे सकता है, इसकी तैयारी है। मतलब पोजिशनली बड़े ट्रेड की तैयारी। सचिन जरा बताइए। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इसके रिजल्ट का भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक 430 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। इनफैक्ट 430। यस, तो अगर जिस तरीके से 370 लेवल नेगोशिएट हुआ था और वहाँ से थोड़ी सी पोजीशन बनी है, आई थिंक एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ जाता है तो बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। नीचे में 370 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, और 430 तक के पोजीशनल टारगेट्स में यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। 430 तक के पोजीशनल टारगेट। और आपके टारगेट्स क्या बताएं अगले साहब? पोजीशनली आपने 395 के ऊपर, 410-415 के आसपास। तो चलिए, पोजीशनली हेक्सावेयर ये स्टॉक दमदार दिख रहा है। आज जिस तरह से 14% ओपन
इंटरेस्ट बढ़ा है, कुछ तो बड़ा होने की तैयारी है। अब या तो फिर रिजल्ट हो सकता है या कुछ और बात हो सकती है, लेकिन एक्शन में स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर रखिए। लेकिन एक्शन प्राइमरी मार्केट के बाद लिस्टिंग का है। आज न्यू जेन के लिए ठंडी सी लिस्टिंग है, कोई खास बड़ा दमदार एक्शन नहीं है। 254 रुपये के आसपास का है, तो सिंपल है फॉर्मूला। 245 रुपये की इश्यू प्राइस है और वो रखिएगा आप स्टॉक लॉस, ताकि आपको नुकसान ना हो। और अगर यहाँ से मजबूती बने तो फिर आप थोड़ी अपसाइड ले सकते हैं। तो थोड़ी ठंडी लिस्टिंग है न्यू जेन की, ये साफ दिख रहा है। चलिए विदाई, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। मीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे स्टूडियो में तीनों ही मेहमान, वागले साहब, अविनाश जी और सचिन जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज पहला सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार है रिकॉर्ड हाइज पर, सारे रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त आज फरवरी सीरीज के पहले दिन।